हाँ। ये लैक्टोज के बाद आता है आपके पास, लैक्टोज के बाद है पॉलीसेक्राइज्ड। पॉलीसेक्राइज्ड में होता क्या है? पॉलीसेक्राइज्ड में होता है जिसमें नंबर ऑफ मोनोसेक्राइज यूनिट ज्यादा होते हैं बहुत, तो उसे कहते हैं पॉलीसेक्राइज्ड। ठीक है, तो जो पॉलीसेक्राइज्ड है इसमें कौन कौन से, एक है, तीन आते हैं आपके इसमें, स्टार्च, सेलुलोज एंड, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, और ग्लाइकोजन, तीन आ गए। ठीक है, तो ये पॉलीसेक्राइज्ड है। पॉलीसेक्राइज में लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइज यूनिट आते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइज यूनिट ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसमें पहला लिखना है, पहले लिखो पॉलीसेक्राइज्ड। पॉलीसेक्राइज्ड क्या होते हैं? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइज यूनिट होते हैं ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जो इसमें ये आपका पॉलीसेक्राइज्ड है, कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइज यूनिट ज्वाइंट टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी कि जो भी दो मोनोसेक्राइड है उसके बीच में जो बॉन्ड होता है उसे कहेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। यस सर, एक सेकंड लिख रहा हूँ। सर लिख लिया। इसमें आप लिखो फर्स्ट स्टार्च, स्टार्च। स्टार्च में देखो, स्टार्च क्या होता है इसमें लिखना है, ये होता है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। बस पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज होता है। स्टार्च क्या होता है? जो अल्फा ग्लूकोज होता है उसी का पॉलीमर होता है। यानी जो अल्फा ग्लूकोज होता है ये हजारों बार क्या होगा, कंबाइंड होगा और क्या बना देगा, पॉलीमर बना देगा। तो उस पॉलीमर को हम कहेंगे स्टार्च। स्टार्च है पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। लिख लिए? यस सर। अब देखो इसमें दो कंपोनेंट होते हैं स्टार्च के, तो लिखो इसमें कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स, एक होता है एमाइलोस और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन, तो दो कंपोनेंट होते हैं इसमें, एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस एंड एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोस क्या होता है? एमाइलोस होता है, पहला वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। सेकंड, ये बनाता है 15 to 20%, 15 to 20% ऑफ स्टार्च। ठीक है, 50 to 20% स्टार्च बनाता है ये। और ये होता है लीनियर। ठीक है, लगभग 200 से 1000 अल्फा एमाइनो एसिड होता है लीनियर फॉर्म में, ये लीनियर होता है। और इसमें 200 से 1000 अल्फा एमाइनो एसिड, अल्फा ग्लूकोज होता है, अल्फा ग्लूकोज कनेक्ट होते हैं, कम से कम 200 से 1000 अल्फा ग्लूकोज कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये है एमाइलोज।
और इसमें कौन कौन से कनेक्ट होते हैं, स्ट्रक्चर पहले से लिख लो। रिटर्न एमाइलोस हो गया वाटर सॉल्युबल, 15 to 20% ऑफ स्टार्च को ये वो करता है, फॉर्म करता है, लीनियर होता है, 200 से 1000 अमाइनो अल्फा ग्लूकोज से कनेक्ट होता है। सर लिख लिया। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर बनता है, इसमें कॉम्बिनेशन क्या होता है, C1 ऑफ अल्फा ग्लूकोज प्लस C4 ऑफ अल्फा ग्लूकोज। ठीक है, अब C1 C4 कैसे बनाएंगे, इसको यहाँ बनाते हैं। देखो अल्फा ग्लूकोज है तो OH नीचे होगा, तो बाकी ये देखो ये है, इस तरीके से बनेगा। अब इसमें यहाँ पे ध्यान रखना, अल्फा ग्लूकोज है तो अल्फा में कहाँ होगा, OH नीचे की साइड होगा, तो ये OH नीचे है बस, तो ये पहचान लगे हम अल्फा। सेकेंड होता है ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 CS2OH, तो ये हो जाएगा 6 का। ठीक है, अब इसमें है आपके पास, ये हो गया। सेकेंड देखो C4 ऑफ अल्फा ग्लूकोज, C4 का मतलब यहाँ से आप फिर इसे कनेक्ट कर दो, ऐसे ग्लूकोज बना दो। ये बन गया। अब इसका C4 देखो 1 2 3 4, अब ये 4 वाला उसके सामने आना चाहिए, 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो इसका OH नीचे होता है, केवल थर्ड नंबर का OH ऊपर होता है बस, बाकी सारे नीचे होते हैं, और ये भी अल्फा है। ठीक है, बाकी यहाँ पे HS लग जाएगा। तो अब इसका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, देखो यहाँ से ये H आएगा और यहाँ से OH, H2O यहाँ से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये H2O रिलीज होके बन जाएगा, बाकी एज इट इज लिखना है। देखो यहाँ H, यहाँ तीसरे नंबर का OH ऊपर, यहाँ नीचे OH और ये H, तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका। तो इसे बना लो, अब ऐसे ही कनेक्ट होते जाएंगे इस तरीके से। देखो यस सर। ये लिख लिया। लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज करना है, देखो यहाँ पे चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे चेंज करेंगे, ये हटा दो बस, इसको, इसी हमें कोई जरूरत नहीं इसकी। ठीक है, यहाँ से इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देंगे बस, जो O है, जहाँ पे 2 O है, H2O निकलेगा और यहाँ 1 O बच जाएगा बस, तो ये बन जाएगा। तो ये देखो ये O दिखा रहा है बीच में, O, ये अल्फा ग्लूकोज, ये अल्फा, तो इसका ये हो जाएगा अल्फा लिंक तो है। आपकी आवाज कट गई थी बीच में। अच्छा, ये आपका कॉम्बिनेशन है किसका, इस तरीके का ये। हाँ। तो ये आपको स्ट्रक्चर ये बन जाएगा इसका, इसको बना लो स्ट्रक्चर को। ये ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे, C1 C4 C1 C4 C1 C4 के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये कितने तक हो सकते हैं, देखो 200 से 1000 तक लिंक होते चले जाएंगे, लीनियर में, मतलब सीधी चेन में ऐसे। उसका स्ट्रक्चर ये वाला बन जाएगा, ये जो दिख रहा है आपको, ये इस टाइप से बन जाता है।
सर ये लिखना है? ये स्ट्रक्चर बनाना, बस स्ट्रक्चर, ठीक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या तो ये वाला स्ट्रक्चर बना देना बस। इसमें स्ट्रक्चर ही यस पूछ लेता है ना वो, ये स्ट्रक्चर बस। स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिया वैसे। अब देखो दूसरा इसमें आता है एमाइलोपेक्टिन का। एमाइलोपेक्टिन की क्या खास बात है? अमाइलोपेक्टिन सेकंड में, तो इसमें देखो उस वो वाटर में सॉल्युबल होता है, ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। दूसरा, वो केवल कितना बना रहा था, 15 to 20% बना रहा था स्टार्च का, ये बनाता है लगभग 80 to 85% स्टार्च बनाता है ये, 80 to 85% स्टार्च। तीसरी चीज देखो, वो क्या था, वो लीनियर था, ये लीनियर और ब्रांच दोनों है, लीनियर है एज वेल एज ब्रांच, दोनों है ये, एज वेल एज ब्रांच्ड, दोनों के दोनों इसमें होते हैं, लीनियर भी है और ब्रांच भी है। तो लीनियर में कॉम्बिनेशन क्या होगा देखो, ठीक है, पहले इसको लिख लो। तो ये भी एमाइलोज की तरह होता है, बस डिफरेंट क्या है, इसमें इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, और ये दोनों में होता है, लीनियर में भी और ब्रांच में भी, एमाइलोपेक्टिन। सर लिख लिया। लिख लिया। अब देखो हाँ लीनियर में कैसा कॉम्बिनेशन होगा और ब्रांच में कैसा कॉम्बिनेशन होगा। देखो जो एमाइलोपेक्टिन होता है, एमाइलोपेक्टिन का लीनियर में तो किसकी तरह होता है, जैसे एमाइलोस का होता है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन होगा तो लीनियर में होता है वही C1C4 अल्फा ग्लूकोज का, C1C4 अल्फा ग्लूकोज। लेकिन जब ये ब्रांच में जाता है, ब्रांच में, तो ब्रांच में हो जाता है इसका C1 एंड C6 कॉम्बिनेशन, C1C6 कॉम्बिनेशन। ठीक है, C1C6 कैसे होता है देखो, इसको दिखाता हूं मैं। C1C6 ऐसे, ये देखो, ये C1 है और ये C6 है, ये है, ये C1C6 है। कैसे, यहाँ देखो जब ये पहले ही वाला था, ये ग्लूकोज है आपके पास, यहाँ C1 है और ये C4 है, तो इस तरीके से ये ऐसी 100,000 तक ऐसे कंबाइंड होते जाएंगे आगे। और यहाँ से देखो ये C1 है और ये C6 है, तो ये C1 और C6 कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें भी वाटर निकलेगा 1 और 6 से। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये O के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, तो ये C1 है यहाँ पे और ये C6 है ब्रांच वाला। ठीक है, तो ब्रांच वाले में C1C6 कॉम्बिनेशन होगा, ये इस तरीके से बनता है। तो इसमें एक ही डिफरेंस है स्ट्रक्चर में कि ये ब्रांच होने की वजह से क्या होगा, C1C6 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, ये एमाइलोपेक्टिन का होगा। ये भी पूरा बनाना है? हाँ, इसको ये स्क्रीनशॉट ही ले लो इसकी भी, क्योंकि स्ट्रक्चर ही आता है इसमें, बस आपके पास जब आएगा तो इसमें स्ट्रक्चर को बहुत पूछते हैं। बनाने को? हाँ, ये सर स्क्रीनशॉट ले लिया। हाँ। अब देखो इसके बाद आता है सेलुलोज। सेलुलोज में क्या होगा, देखो सेलुलोज में होता है कि ये प्लांट में होता है। सबसे पहली चीज क्या है सेलुलोज की, ये कहाँ होगा, एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स। पहली चीज है प्लांट में होगा, फर्स्ट पॉइंट इसका हो जाएगा, अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट। पहली चीज, ये प्लांट में मिलता है ये।
और सेकंड है ये क्या होता है, मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है इन प्लांट किंगडम। जो प्लांट किंगडम है इसका सबसे ज्यादा मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट इसमें है प्रीडोमिनेंट होता है सेल वॉल, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल। जो प्लांट सेल के बाहर जो एक सेल वॉल होगा उसको ये बनाता है, सेल वॉल को, ठीक है। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर को हम ज्यादा पूछते हैं, इसमें स्ट्रक्चर ज्यादा आता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट, सेकेंड है मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम, थर्ड होता है प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, ये लीनियर चेन बनाता है, लीनियर चेन। यस सर। अब इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है तो स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होगा C1C4 बीटा ग्लूकोज। इसमें बीटा ग्लूकोज होता है, बस उसमें अल्फा था, यहाँ बीटा हो जाएगा। तो बीटा के लिए क्या होगा, देखो जैसे ये किया मैंने, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे ये ऑक्सीजन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होगा ये। बीटा में OH ऊपर की साइड होता है, इसीलिए इसने ऊपर दिखा दिया इसे, OH है ये। बाकी ये एज इट इज जैसा हम पहले बना रहे थे। दूसरा भी क्या होगा, बीटा होगा। तो बीटा के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ से ये बनेगा आपके पास, यहाँ ये, और यहाँ पे आप नंबरिंग में देखो, नंबरिंग का, नंबरिंग में यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये 6 ऊपर, CH2OH, ये हो जाएगा 6। यहाँ पे भी आप नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग में ये 1 2 3, अब मैंने कहा 4, इसीलिए 4 मैंने यहाँ दिखा दिया। और यहाँ पे OH कहाँ होगा, नीचे की साइड होता है फोर्थ में, बाकी एज इट इज होते हैं, बाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कैसे कॉम्बिनेशन होगा, देखो जहां से ही OH है ये दोनों बाहर होते हैं, ध्यान रखना ये दोनों बाहर होंगे, OH के 2 और OH के 2, तो H2O यहाँ से रिलीज होगा और एक ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा बस, कि 2 O है 2 H है, तो 2 H तो बाहर हो गए, एक O बाहर होगा, एक O यहाँ लग जाएगा, ठीक है। ऐसे हजारों यहाँ पे आगे कनेक्ट होते चले जाएंगे। तो ये इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है जो ये दिख रहा होगा आपको। तो ये समझ में आया आपको, C1C4 बीटा ग्लूकोज, यहाँ पे बीटा होगा, बीटा का मतलब OH ऊपर होगा, बस H नीचे होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, देखो जहां पे ये है इसको हटा दो, यहाँ से ये हटा दो, और इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन ले आओ, बस ऐसे ऑक्सीजन, बस ऐसे यहाँ पे चले जाएगा, इसको हटाना है, यहाँ पे ऑक्सीजन लाते चले जाना है। तो ये अटैच, तो उसने ऊपर की साइड दिखा दिया इसको, है ये लीनियर वाला, ठीक है। तो इसमें लीनियर होता है, लेकिन इसमें होता है C1C4 बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, C1C4 बीटा ग्लूकोज। यस सर, लिख लिया। लिख लिया। हम्म, अब इसमें देखो आ, ये हो गया आपका सेलुलोज का। अब सेलुलोज के बाद आता है ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन में क्या होता है, ग्लाइकोजन भी एक हिसाब से, इसमें क्वेश्चन आता है आपके पास, ग्लाइकोजन भी वही है सेम जो आपका स्टार्च वाला था, जो एमाइलोपेक्टिन आपने पढ़ा था वही सेम कॉम्बिनेशन है, ठीक है। किसमें, ग्लाइकोजन में। तो नेक्स्ट हेडिंग है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन में एक क्वेश्चन आता है, देखो ये स्टोर होता है एनिमल बॉडी में एज ग्लाइकोजन। अगर वो कहेगा कि कार्बोहाइड्रेट का नाम बताओ, नेम द कार्बोहाइड्रेट विच स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, तो उसका नाम है ग्लाइकोजन। ये हमारी बॉडी के अंदर स्टोर रहता है, इसीलिए इसे कहते हैं एनिमल स्टार्च, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च। स्टार्च क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर होता है सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन, यानी स्टार्च की तरह होता है,
इसीलिए हम कहते हैं इसको स्टार्च, एनिमल स्टार्च। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि नेम द कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन एनिमल बॉडी, तो आंसर हो जाएगा ग्लाइकोजन। और इट इज आल्सो कॉल्ड एनिमल स्टार्च, व्हाई? बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च, यानी एमाइलोपेक्टिन या स्टार्च की तरह होता है। डिफरेंस क्या है बस देखो, ये मोर हाईली ब्रांच होता है। जैसे ये 12 के बाद ही ब्रांच होना स्टार्ट हो जाता है, वो 18 के बाद ब्रांचिंग थी बस, उसमें ब्रांच था एमाइलोपेक्टिन में, वो 18 के बाद होता है लगभग। यहाँ पे जो ब्रांच होगा 12 के बाद हो जाता है, यानी इसमें ब्रांचिंग जल्दी हो जाती है, उसमें ब्रांचिंग देर में होती है। ठीक है, बस ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा है। सर लिख लिया। हाँ, अब देखो ये कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन लीवर, लीवर में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और अगर उसमें करें तो ईस्ट और फंगी में प्रेजेंट होता है। तो ये आपका अभी कार्बोहाइड्रेट फिनिश्ड हो गया, कार्बोहाइड्रेट का। सर ये लिख लिया। अब आगे, अब ये हो गया आपका, अब आता है प्रोटीन का। प्रोटीन, इसमें क्वेश्चन आता है कि जो सेलुलोज होता है आ, इसको आ, जो ह्यूमन है वो क्यों नहीं कर पाता इसे डाइजेस्ट, जबकि इसको जो एनिमल होते हैं वो डाइजेस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो ह्यूमन होता है, मैन होते, ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि जो सेलुलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है, सेलुलोज, सेलुलेज एंजाइम, तो वो केवल एनिमल में ही मिलता है, इसमें नहीं मिलता, किसमें? ह्यूमन वगैरह में नहीं मिलता वो, इसीलिए ह्यूमन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और जो एनिमल है उसको इजिली डाइजेस्ट कर लेते हैं, सेल वॉल को। उसका रीजन क्या है कि एक एंजाइम होता है सेलुलेज, वो किसके पास होता है? केवल एनिमल के पास होता है, ह्यूमन में नहीं होता वो। हाँ। ठीक है, इसीलिए सेलुलोज को केवल एनिमल डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन डाइजेस्ट नहीं कर पाता? ह्यूमन। हाँ, तो इससे क्वेश्चन बना के लिख लो, only animal digest cellulose but human does not, why? तो आंसर क्या होगा इसका? एनिमल का, है क्योंकि क्या नाम है, एनिमल्स में एक एंजाइम होता है जो ह्यूमंस सेलुलेज में नहीं एंजाइम, होता। हाँ सेलुलेज एंजाइम, जो सेलुलेज हाँ। एंजाइम होता है वो किस में होता है? केवल एनिमल में होता है, ह्यूमन में नहीं होता, इसीलिए। हो गया, आगे बढ़ जाए अब।
हाँ जी वो ठीक है, हो गया। हाँ, अब देखो हेडिंग लिखो प्रोटीन का। प्रोटीन, हम्म। प्रोटीन में क्या होता है? प्रोटीन सबसे पहली चीज है, मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स होता है ऑफ द लिविंग सिस्टम में, सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलता है हमें। जो लिविंग सिस्टम होता है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट होता है जो प्रोटीन का होता है। यस सर। ठीक है। दूसरा, ये जो एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। इट इज मेड अप ऑफ ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। इसका मतलब होता है प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस। ठीक है, प्राइम इंपॉर्टेंस या प्राइमरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या करता है? ये फॉर्म्स करता है हमारी फंडामेंटल बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ, या जो ग्रोथ और मेंटेनेंस होता है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है ये। इसीलिए प्राइम इंपॉर्टेंस है। कौन? प्रोटीन। प्राइम इंपॉर्टेंस है इसका। क्यों है? क्योंकि एक तो ये हर एक बॉडी के पार्ट में होता है, दूसरा ये फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है और फंक्शन ऑफ लाइफ में, लाइफ के जो फंक्शन है उसे वर्क करता है, और ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसीलिए ये क्या होता है? प्राइम इंपॉर्टेंस। इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन, इसको क्यों बोला इन्होंने प्रोटीन? क्योंकि प्रोटीन जो वर्ड है वो कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड से, प्रोटियोस। इसका मतलब होता है प्राइमरी या प्राइम इंपॉर्टेंस। और क्यों बोला इसको प्राइमरी इंपॉर्टेंस? क्योंकि ये इट इज अकर इन एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। दूसरा, फॉर्म्स फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। और तीसरा, रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसमें मेंटेनेंस और ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन है जो, वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। तो प्रोटीन है हम्म। जो, उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ ज्यादा है। ठीक है, इसको, ये आपका प्रोटीन के बारे में हो गया। अब प्रोटीन का जो सोर्स है, कहाँ से मिलता है? जैसे मिल्क है, चीज है, पल्स है, पीनट्स है, फिश, मीट, ये है जहाँ से प्रोटीन मिलता है हमें। मिल्क, चीज, पल्स, पीनट्स, फिश और मीट, यहाँ से हमें प्रोटीन मिलेगा। यानी जो उसके सोर्स हैं वो ये है प्रोटीन के। ठीक है, तो ये लिख लिया आपने सारा इसके यस बारे सर। में? हाँ। अब इस, नहीं लिखा हूँ। चलो लिख लो। हाँ लिख लिया। अब देखो इसमें, अब जो मेन टर्म्स आता है तो वैसी इंफॉर्मेशन है। इसमें मेन जो साइंस का टर्म्स आता है वो ये है कि ये है पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। ये मेन है यहाँ पे, बस इससे याद रखना है कि पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। पॉली का मतलब बहुत सारे, मर का मतलब पार्ट, यानी बहुत सारे पार्ट किसके जुड़ेंगे? अल्फा अमाइनो एसिड के। तो ये जो प्रोटीन होता है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में हम इसे कहते हैं पॉलीमर ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। यानी जो अल्फा अमाइनो एसिड है उसका, वो बहुत सारे पार्ट आपस में कनेक्ट होंगे तब प्रोटीन बनता है। तो प्रोटीन का जो मेन है वो आपका कौन सा है? प्रोटीन का मेन है पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है। यस सर। आप
अब आता है अल्फा अमाइनो एसिड होता क्या। देखो अल्फा अमाइनो एसिड, तो अमाइनो एसिड जो नाम रखा है इन्होंने वो दो चीज की वजह से रखा है इसका नाम। ठीक है, अल्फा अमाइनो एसिड का नाम रखा है जो दो चीजों की वजह से रखा है। एक है अमाइनो, यानी कि जो एसिड होता है इसमें एक ग्रुप होता है अमाइनो ग्रुप NH2 ग्रुप, और दूसरा एसिड यानी इसमें कार्बोक्सिल एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए इसे कहते हैं अमाइनो एसिड। और अल्फा क्यों बोला, क्योंकि सपोज करो ये एसिड है तो इसमें पहला कार्बन होता है अल्फा, फिर होता है बीटा, यानी ये ग्रीक अल्फाबेट होते हैं, अल्फा बीटा गामा, जैसा भी हमने डेल्टा सुना था। तो जो ये वायरस का नाम है ये भी इसी से रखा गया, डेल्टा, इसके बाद ओमिक्रॉन। तो ये सब क्या है, अल्फा जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक अल्फाबेट है, उसके नाम से इन्होंने इसका वायरस का नाम रखा हुआ है, कोविड वायरस का। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है ये कार्बन, उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, इसमें कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, अमाइनो ग्रुप। तो अल्फा अमाइनो, इसीलिए इसका नाम रख दिया उन्होंने अल्फा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो अमाइनो एसिड क्यों रखा, क्योंकि अमाइनो एसिड कंटेन अमाइनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए इसे कहते हैं अमाइनो एसिड। और अल्फा क्यों बोला, क्योंकि अमाइनो एसिड इज प्रेजेंट, ये अटैच विद अल्फा कार्बन। जो अमाइनो ग्रुप है उसकी पोजीशन कौन सी है, अल्फा कार्बन है, यानी अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, इसीलिए हम इसे कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। तो इसे लिख लो, इसीलिए इसे हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड। लिख लिया। यस सर। अब देखो अल्फा अमाइनो एसिड का इसमें पूरा रोल है, बस शुरू से लेके लास्ट तक में यही है अल्फा अमाइनो एसिड का ही रोल है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ जाते हैं। ये है देखो, आर की वैल्यू अगर आप चेंज करते जाओगे तो अलग अलग आपको अमाइनो एसिड मिलेंगे। जो पहला अमाइनो एसिड होता है ये होता है ग्लाइसिन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर की वैल्यू है उसकी जगह पे अगर मैंने एच लिख दिया तो इसे कहते हैं ग्लाइसिन। तो इसके फर्स्ट 3 लेटर्स इसको दिखाते हैं और फिर कोड में 1 लेटर यूज करते हैं, जी। तो अल्फा अमाइनो एसिड यस हो सर। गया आपका, यहाँ पे सी है, देखो COOH, यहाँ पे NH2, यहाँ पे H होता है, और जो R होता है इसकी जगह पे H लिख लिया हमने, तो ये बन जाता है ग्लाइसिन। तो ये R यहाँ हाँ। पे चेंज होता जाएगा। ठीक है, ये R की वैल्यू यहाँ चेंज होती जाएगी। R यहाँ पे H होगा तो इसका नाम ये हो गया, R अगर CH3 होगा तो इसका नाम ये हो जाएगा एलानाइन। अगर R की जगह पे ये वैल्यू होगा तो इसे कहते हैं वेलाइन। ठीक है, तो इस तरीके से आर की वैल्यू अगर हम चेंज करेंगे तो ये जो अल्फा अमाइनो एसिड है इसकी वैल्यू भी, इसका नाम भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको टेबल को देखना पड़ेगा, यहाँ से अल्फा अमाइनो एसिड ये है और इसका नेम अलग है। हालांकि पूछता नहीं है, काफी टफ है, केवल आपको नॉलेज में रखना है, ये इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये यस सर। आगे तक, हाँ ये सारे के सारे लगभग 20 तक नेम तो है। लिखना नहीं है ना? नहीं, इसको नहीं लिखो, बस ये ऐसे ही देख लो इसको। ठीक है। ठीक, अब इसके आगे आ जाता है क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन में देखते हैं, क्लासिफिकेशन में पहला टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ एसिड बेस या न्यूट्रल की तरफ से। 3 तरीके से हो सकता है, एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। क्लासिफिकेशन में एसिडिक में क्या होता है, कौन सा ग्रुप ज्यादा होना चाहिए, देखो NH2 ग्रुप होता है बेसिक का, और COOH ग्रुप होता है एसिडिक का। तो अगर नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप ज्यादा हो गए तो उसे कहेंगे हम एसिडिक अमाइनो एसिड। बेसिक में क्या होगा,
बेसिक में कौन सा ग्रुप ज्यादा हो जाएगा, NH2, क्योंकि NH2 होता है अमाइन यानी बेस। अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे एसिड से तो उसे कहेंगे बेसिक। और जब दोनों इक्वल हो गए नंबर में तो उसे कहेंगे न्यूट्रल, यानी जब एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप आपस में इक्वल हो गए उसे कहेंगे न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक, तो ये पहला क्लासिफिकेशन है आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड। क्योंकि दोनों चीज होती है, अमाइनो भी और एसिड भी। अमाइनो ग्रुप रिप्रेजेंट करता है बेसिक कैरेक्टर को, और जो एसिडिक COH ग्रुप हो तो एसिड है ही। तो अगर COH ग्रुप ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ COH ग्रुप इज ग्रेटर देन NH2 ग्रुप तो एसिडिक, अगर NH2 ग्रुप इज ग्रेटर देन COH ग्रुप तो बेसिक, और दोनों इक्वल होंगे तो न्यूट्रल। ठीक है, तो इसे तीनों को लिख लो, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। सुमित, सुमित क्या हुआ, सो गए आप? तबीयत खराब तो नहीं हो रही आपकी? सर थोड़ा हेडेक है मुझे बस। तो या तो कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं कर लेते हैं, मैं कर लूंगा क्लास। कर लोगे ना? हाँ तो इससे लिख लो, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। आगे समझ में आपको? हाँ। आगे आप करते हैं, देखो नेक्स्ट है एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एक और क्लासिफिकेशन होता है एसेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। तो एसेंशियल का मतलब क्या होगा? एसेंशियल, एसेंशियल के मतलब जिसको आपको जरूरत होगी, है ना। और नॉन एसेंशियल मतलब जिसको ये जरूरत सर। नहीं है। ठीक है, तो जिसकी जरूरत है इसका मतलब हुआ कि ऐसा अमीनो एसिड जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती, तभी तो आपको जरूरत है उसकी। ठीक है, तो विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी, इन द बॉडी। ठीक है, जो अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय बॉडी। बॉडी। हाँ, जो बॉडी है जो सिंथेसाइज नहीं करती है तो उसकी हमें जरूरत है, तो उसे कहेंगे हम एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डाइट के थ्रू लेना पड़ेगा। तो मस्ट बी ऑब्टेन थ्रू डाइट, इसको हमें डाइट के थ्रू लेना ही पड़ेगा, तो उसे कहेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, डाइट के थ्रू लेंगे हम जिसको, खाने खाने में अगर हम लेते हैं, खाने के साथ हमें लेना पड़ेगा एसेंशियल अमीनो एसिड को। एसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहेंगे कि द अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी और विच मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट, इसको डाइट के थ्रू लेना ही लेना यस। है। ठीक है, तो इसे लिख लो। लिख लिया? हाँ जी। अब एक आता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मतलब जिसकी जरूरत नहीं है हमें। तो किसकी, किस चीज की जरूरत नहीं होगी हमें? जो बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, जो बॉडी खुद बना रही है, तो उसको ठीक है। हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। उसे कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ठीक है, तो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड किसे बोलेंगे? द अमाइनो एसिड
which can be synthesized in the body, जो बॉडी के अंदर खुद बन रहा है, which can be synthesized in the body, जो बॉडी के अंदर बन रहा है यानी जिसकी हमें जरूरत नहीं है बाहर से, synthesized in the body, जो बॉडी के अंदर बन रहा है वो नॉन एसेंशियल है, जो बॉडी के अंदर नहीं बन रहा है जिसकी हमें जरूरत है वो एसेंशियल है। ठीक है, तो एसेंशियल है, नॉन एसेंशियल, इन दोनों को लिख लो। सर लिख लिया। तो ये आपका क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं इससे। इसमें आता है ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन इंपॉर्टेंट है इससे। हाँ, ज्वेटर आयन, देखो ज्वेटर आयन। ज्वेटर आयन में होता क्या है कि जो अमाइनो एसिड होता है, पहले इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि अमाइनो एसिड में क्या होता है। एक तो कलरलेस होता है अमाइनो एसिड, दूसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, तीसरा वाटर सॉल्युबल होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है, और ये बिहेव लाइक अ सॉल्ट, सॉल्ट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, हालांकि इसमें एसिडिक भी है और इसमें बेसिक भी है, तो एक दूसरे को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, तो इसीलिए सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा ये। तो इसको लिख लो पहले। अमाइनो एसिड की खास बात क्या है, अमाइनो एसिड कैसे होंगे आपका, कलरलेस, क्रिस्टलाइन, वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बिहेव लाइक सॉल्ट। हाँ, लिख लिया। एक सेकंड लिख लो। सर लिख लिया। अब इसमें देखो क्या होगा कि जैसे ये अमाइनो एसिड है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो एसिड है, एसिड का काम क्या होता है, एसिड का रोल क्या होता है, जो H+ को रिलीज करेगा। ठीक है, तो यहां से ये एसिड क्या करेगा, इस H+ को यहां से निकाल देगा बाहर, निकालेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास बच जाएगा, और ये H+ किसके पास जाएगा, यहाँ जो ये नाइट्रोजन है इसके पास लोन पेयर है, ये H+ इसके साथ कनेक्ट हो जाता है और ये बन जाता है NH3+, और ये O-। ठीक है, ये O- बन जाता है और ये NH3+ बन जाता है। तो इसे कहते हैं ज्वेटर आयन। तो एक क्वेश्चन कई बार आता है कि व्हाट इज ज्वेटर आयन, होता क्या है। तो ज्वेटर आयन क्या होता है, देखो ये लिखा है डाइपोल आयंस होता है ये। ज्वेटर आयन की डिफाइन क्या है, डाइपोलर आयंस का मतलब दोनों पोल होते हैं, इसमें प्लस भी होता है माइनस भी होता है, दोनों पोल होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, ये न्यूट्रल होता है, बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो कोई चार्ज नहीं होगा इसमें, क्योंकि प्लस माइनस को क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, दोनों चार्ज होते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस का चार्ज सेम होता है, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करने से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करने से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा। तो ज्वेटर आयन किसे बोलेंगे, ज्वेटर आयन कहते हैं द डाइपोलर आयन विच इज न्यूट्रल इज कॉल्ड ज्वेटर आयन। ठीक, एक सेकंड। सिर्फ कार्बोक्सिलिक ग्रुप में होता है? नहीं, इस अमाइनो एसिड के साथ, अमाइनो एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड H को निकालेगा और जो अमाइनो ग्रुप है H+ को गेन कर लेगा, तो ये NH3+ बन जाएगा, ये O- बन जाएगा, ये देखो ये। तो इस आयन को हम कहते हैं ज्वेटर आयन, जिसमें दोनों चार्ज होंगे, देखो ये माइनस भी और ये प्लस भी, लेकिन ओवरऑल कैसा होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल न्यूट्रल होगा तो इसे कहेंगे ज्वेटर आयन।
which contain both Yes, sir. positive and negative charges. ठीक। हाँ। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो ये लिखना है कि ज्यूटेर आयन क्या होता है, आयनिक फॉर्म होती है, ये शो करता है एम्पोटेरिक बिहेवियर को। एम्पोटेरिक मतलब विच रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। तो क्योंकि देखो इसमें दोनों करेक्टर है, एसिडिक का भी और बेसिक करेक्टर का भी, तो इसीलिए ये किसका काम करेगा, एम्पोटेरिक नेचर का। तो एम्पोटेरिक का मतलब होता है विच रिएक्ट या विच एक्ट एज अ एसिड एज वेल एज बेस। तो ये दोनों का काम करता है। तो एक लाइन ये भी लिख देना कि ज्यूटर आयन होता है आयनिक फॉर्म में क्या शो करेगा, एम्पोटेरिक बिहेवियर, यानी ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। इट रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, तो हेंस एक्ट एज अ ज्यूटर आयन। सब लिख लिया। क्लियर। अब इसमें एक और फॉर्म आता है, देखो डी एंड एल फॉर्म आता है इसमें। देखो ये कैपिटल डी कैपिटल एल, तो कैपिटल डी और कैपिटल एल होता क्या है, जैसे उसमें भी था डी एंड एल फॉर्म, इसमें भी डी एंड एल फॉर्म है। तो डी एंड एल फॉर्म में होगा क्या, देखो डी एंड एल फॉर्म में होता ये है कि अब इसमें जो NH2 ग्रुप है, जैसे ये आपने लिखा COOH, यहाँ पे C है। अब जो NH2 ग्रुप है अगर वो किस साइड हो जाएगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा। ठीक है, ये NH2 आपका सॉरी राइट हैंड साइड में हो जाएगा। अगर ये राइट हैंड साइड में होगा तो इसे कहेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन NH2। और अगर ये NH2 ग्रुप आपका लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, ठीक है, अगर ये NH2 आपका किस साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, तो इसे कहेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन। तो एल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड, NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड। और डी फॉर्म कब कहेंगे, जब NH2 ग्रुप इन राइट हैंड साइड। तो अगर ये राइट हैंड साइड में होगा तो डी कॉन्फ़िगरेशन, और लेफ्ट हैंड साइड में हुआ तो एल कॉन्फ़िगरेशन। इसे लिख लो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन, तो डी कॉन्फ़िगरेशन एंड एल कॉन्फ़िगरेशन। तो डी में OH ग्रुप NH2 ग्रुप इन राइट हैंड साइड, और एल में NH2 ग्रुप प्रेजेंट इन लेफ्ट हैंड साइड। लिख लिया। लिख लिया। अब आता है इसमें देखो स्ट्रक्चर्स, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पहला आता है पेप्टाइड बॉन्ड किसे कहते हैं, जैसे उसमें था ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसमें कहते हैं सिर्फ पेप्टाइड लिंकेज। हाँ, पेप्टाइड लिंकेज किसे बोलेंगे, जब दो अमाइनो एसिड जिस बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जैसे उसमें था कि दो मोनोसेक्राइज यूनिट जिससे कनेक्ट हो रहे तो उसे कहते थे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो जब कार्बोहाइड्रेट में बॉन्डिंग होगी तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और जब प्रोटीन में जो बॉन्डिंग होगी उससे कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो प्रोटीन में होगा तो पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, और कार्बोहाइड्रेट में होगा तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड किससे बोलेंगे कि द बॉन्ड विच कनेक्ट टू अमाइनो एसिड। ठीक है, जो बॉन्ड किसको कर रहा है, दो अमाइनो एसिड को कनेक्ट करता है थ्रू एमाइड बॉन्ड। ये होता है एमाइड, CONH होता है एमाइड। तो ये एमाइड के थ्रू क्या होता है, कनेक्ट होता है, तो इसीलिए इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। लिख लिया। Two alpha amino acid are connect. The bond which connect the which join the two or more alpha amino acid
और ये एमाइड, इसमें देखो ये फंक्शन ग्रुप कौन सा होता है, एमाइड फंक्शन ग्रुप होता है, एमाइड, ये होता है आपका एमाइड, ठीक है। और इसको शॉर्ट में एक लाइन और लिख लेना, CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं CONH बॉन्ड, तो CONH बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। CONH bond is called peptide linkage. Yes, sir. Written? हाँ जी। अब इसमें होता क्या, देखो इसमें ये होगा कि जैसे ये था NH2CH2COH और यहाँ पे भी NH2CH COH। अब यहाँ से वाटर निकलेगा बाहर, देखो यहाँ से H ये लगा दो तो OH और H2 वाटर निकल जाएगा बाहर। ऐसे यहाँ पे देखो एक H यहाँ लगा दो, यहाँ से H निकलेगा बाहर, यहाँ से OH निकलेगा बाहर। तो होता क्या है कि जब ये वाटर रिलीज हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचेगा CO और यहाँ पे क्या बचेगा NH। तो ये बॉन्ड जो होता है ये पेप्टाइड लिंकेज हो जाता है। तो ये इसका एग्जाम्पल होगी, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। तो एक अल्फा अमीनो एसिड ये था, दूसरा अल्फा अमीनो एसिड ये था। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो H2 बाहर हो गया और एक H यहाँ पे बना रहेगा। तो CONH बॉन्ड, इसे कहेंगे पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। ये बना। हाँ ये बना देना, ये वाला, ये बनाना पड़ेगा आपको ये वाला। यस सर। ठीक है। तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है, वन वाटर मॉलिक्यूल इज एलिमिनेटेड। जब भी बॉन्ड बनेगा तो वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। डन। सर बना दो। हेलो। हाँ बना दिया। बना दो। अब इसमें देखो अब ये आता है, तो ये वर्ड आता है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड। तो डाई का मतलब होता है जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होते हैं तो उसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। और इसमें बनता है वन पेप्टाइड लिंकेज। जब दो क्या होंगे, अमीनो एसिड कंबाइंड होंगे थ्रू वन पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसे कहेंगे डाइपेप्टाइड। ट्राई का मतलब क्या होगा, जब तीन अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होंगे थ्रू टू पेप्टाइड लिंकेज, तो उसे कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। ऐसी टेट्रा का मतलब जब 4 अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होंगे तो टेट्रा। पेंटा मतलब 5, तो जब 5 अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होंगे तो पेंटा। अगर 6 अमीनो एसिड कंबाइंड होंगे तो हेक्सा, ठीक है। और जब बहुत सारे होंगे मोर देन 10 तो उसे कहेंगे पॉलीपेप्टाइड। तो ये लिख लिया, ये समझ में आ गया को डाई, टेट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा या पॉलीपेप्टाइड। यस सर। डाई का मतलब 2, तो जब दो अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड होंगे तो डाइपेप्टाइड। तीन अमीनो एसिड कंबाइंड हो गए तो ट्राइपेप्टाइड। अगर 4 अमीनो एसिड आपस में कंबाइंड हो गए तो टेट्रा, 5 हो गए तो पेंटा, 6 हो गए तो हेक्सा और मोर देन 10 हो गए तो पॉलीपेप्टाइड। हाँ। ठीक है। तो ये भी आपका स्ट्रक्चर भी फिनिश हो गया। ठीक है, अब आता है प्रोटीन के क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप। प्रोटीन्स
को क्लासिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। तो प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। मॉलिक्यूलर शेप के बेस पे इसको टू टाइप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, एक होता है फाइब्रस और एक होता है ग्लोबुलर। फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, तो दो टाइप के होते हैं, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर। हाँ तो इसमें लिखो द प्रोटीन विच इज फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। फाइबर लाइक स्ट्रक्चर यानी ऐसे बनता है, फाइबर वाला कैसे बनता है, लीनियर ऐसे इस तरीके से। जैसे आप हेयर देखो, हमारे बाल हैं, वूल है, सिल्क है, कैसे होते हैं, इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल में आता है, तो इसलिए स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसे कहते हैं फाइब्रस प्रोटीन, ठीक। यस सर। हाँ, और इसमें बॉन्डिंग कौन सी होती है, देखो दूसरी है कि जो इसमें बॉन्डिंग होती है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन रन पैरेलल, एक दूसरे ऐसे पैरेलल चलेंगे, और इसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड इसके बीच में होता है, इसके फाइब्रस प्रोटीन के बीच में होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसके बीच में बॉन्डिंग कौन सी होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होता है। डाइसल्फाइड का मतलब एक सल्फर ये हो गया, दूसरा यहाँ पे हो गया, तो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्डिंग होती है उससे कहते हैं डाइसल्फाइड। हाँ ठीक, इसके और कितने टॉपिक बचे हैं? इसमें अब है इसके बाद है स्ट्रक्चर बस और डीनेचुरल में से प्रोटीन हो जाएगा खत्म, फिर न्यूक्लिक एसिड बचा हुआ है बस। न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए। अच्छा तो ये तो रेस्ट कर लो आप, आज कल आप क्लास कर लो, कल है आपके पास चलो टाइम? कल कर लो, कल तो संडे है, कल फ्री हूँ मैं। हाँ फ्री हो ना, तो कल आप कर लो, एक दो घंटे, कल इसे फिनिश कर दो फिर पूरा ही। हाँ कल एक डेढ़ घंटे ही बचा हुआ हाँ चैप्टर, बाकी बस तो बस एक डेढ़ घंटे में हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ। तो अभी आप, थैंक यू सर। ठीक है।